हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे पहले हमने पढ़ा था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि वो कब भारत आई और किस पर्पज़ से आई, उसने कब तक इस भारत में राज किया। स्टूडेंट्स, सन 1664 ईस्वी में भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। दिसंबर 1667 ईस्वी में फ्रांसिस केरन ने, जो कंपनी का डायरेक्टर जनरल था, सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक है, 1664 ईस्वी में भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 1667 में फ्रांसीसी केरन, जो कि एक कंपनी का डायरेक्टर जनरल था, उसने क्या किया, सूरत में पहली बार फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की। और दूसरी फैक्ट्री जो थी वो मसूलीपट्टनम में 1672 ईस्वी में स्थापित की गई, जो कि फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा की गई थी। वह भारत में फ्रेंच कंपनी का वास्तविक संस्थापक था। उसने बीजापुर के शासक की अनुमति से पुडुचेरी में एक बस्ती स्थापित की। फ्रांसीसियों ने पूर्वी तट पर चंद्रनगर, बालासोर और कासिम बाजार एवं पश्चिमी तट पर माहे में बस्तियां स्थापित की। ठीक है, फ्रांसीसी जो थे उन्होंने पूर्वी तट पर चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार और पश्चिमी तट पर माहे बस्तियां जो थी वो स्थापित की। सन 1739 ईस्वी में उन्होंने कोरोमंडल तट पर कराईकल की स्थापना की। फ्रेंच कंपनी का मुख्यालय जो था वो पुडुचेरी में स्थित था। इसका नौसैनिक अड्डा हिंद महासागर में स्थित था। मॉरिशस और रीयूनियन द्वीपों पर था, जो भारत से बहुत दूर स्थित था। यद्यपि फ्रांसीसी लोग सबसे आखिर में आए थे, तथापि यहाँ पर वे ही अंग्रेज़ों के प्रतिद्वंदी थे। दोनों कंपनियों के मध्य, यानी कि दोनों कंपनियों के बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उनके बीच प्रतिद्वंदिता के कारण ही भारत में कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। उसके बाद है एंग्लो फ्रांस संघर्ष। ये अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में जो 3 युद्ध लड़े गए थे, उन्हीं को एंग्लो फ्रांस संघर्ष का नाम दिया गया। भारत में राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हमेशा युद्ध लड़े जाते थे। जो 3 युद्ध थे वो बहुत खास थे, जिन्हें इतिहास में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस नामकरण का मुख्य कारण यह था कि तीनों युद्ध कर्नाटक प्रदेश में लड़े गए थे, इसीलिए इस वॉर को, यानी कि इस युद्ध को, कर्नाटक युद्ध का नाम दिया गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि 1744 से 1748 ईस्वी तक चला। प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रमुख कारण यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच आपसी संघर्ष थे, यानी कि यूरोप में ये दोनों कंपनीज जो थी उनके आपसी मतभेद जो थे वो यूरोप में ही थे। उसी का जो प्रभाव था वो यहाँ पे भारत में देखने को मिला। सन 1743 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए इंग्लैंड ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इसीलिए फ्रांस की सरकार ने पुडुचेरी में नियुक्त अपने गवर्नर डुप्ले को अंग्रेज़ों से समझौता करने और शांति बनाए रखने का आदेश दिया। ठीक है, यही कारण था जिसकी वजह से यहाँ पर परिस्थितियाँ जो थी वो धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। परंतु इंग्लैंड की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर की अध्यक्षता में एक जहाजी बेड़ा भारत में फ्रांसीसी व्यापार को नष्ट करने के लिए भेज दिया और 7 जुलाई 1946 ईस्वी को मद्रास के नवाब अनवरुद्दीन ने फ्रांस के खिलाफ सेना भेज दी और दोनों पक्षों में युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की हार हुई और फ्रांसीसियों ने चेन्नई पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद सन 1948 में यूरोप में एक संधि के द्वारा युद्ध जो था वो बंद हो गया और फ्रांस ने चेन्नई वापस इंग्लैंड को दे दिया। ठीक है, जब स्टूडेंट्स, अंग्रेज़ों की जब हार हुई तो जो फ्रांसीसी थे उन्होंने क्या किया था, चेन्नई पर अपना अधिकार कर लिया और सन 1948 ईस्वी में यूरोप में एक संधि के द्वारा जो युद्ध था वो बंद कर दिया गया और फ्रांस ने जो चेन्नई पर अपना अधिकार किया था वो वापस इंग्लैंड को दे दिया। उसके बाद आता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक चला। इस युद्ध की पृष्ठभूमि कर्नाटक की राजगद्दी के उत्तराधिकारी संघर्ष में निहित थी। ठीक है, कर्नाटक की जो राजगद्दी थी उसको लेकर के उनमें युद्ध हुए थे। दोनों शक्तियाँ अलग अलग प्रतिद्वंदियों को समर्थन देती थी। फ्रांस जो था मुजफ्फर जंग
को, जबकि अंग्रेज़ जो थे वो नासिर जंग को समर्थन देते थे। ठीक है, फ्रांस में और अंग्रेज़ों में तो लड़ाई थी, लेकिन अंग्रेज़ और फ्रांस दोनों अलग अलग प्रतिद्वंदी थे। कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध था उसमें कर्नाटक की जो राजगद्दी थी उसके उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हो रहा था, जिसमें फ्रांस जो था उसने मुजफ्फर जंग को समर्थन दिया और अंग्रेज़ों ने नासिर जंग को समर्थन दिया। चांद साहब जो फ्रांस का समर्थक था और कर्नाटक का शासक भी था, उसने डुप्ले के साथ मिलकर अनवरुद्दीन को युद्ध में मार डाला और कर्नाटक पर पूर्ण अधिकार कर लिया। ठीक है, चांद साहब ने क्या किया? चांद साहब जो कि फ्रांस का समर्थक था, उसने फ्रांस को समर्थन दिया था और वो कर्नाटक का शासक भी था। उसने डुप्ले के कहने पर या डुप्ले के साथ मिलकर अनवरुद्दीन को युद्ध में मार डाला और कर्नाटक पर पूरी तरीके से अपना अधिकार कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव और अंग्रेज़ सेना ने चांदा साहब एवं मुजफ्फर जंग को मार डाला और उसके बाद 1754 ईस्वी में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच बिना कोई परिणाम के युद्ध जो था वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उन दोनों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई परिणाम नहीं निकला और युद्ध जो था वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट कर्नाटक का तीसरा युद्ध। सन 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला। सन 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के आरंभ होते ही भारत में भी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। ठीक है, जब यूरोप में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में किसी भी प्रकार का मतभेद होता था या किसी भी चीज़ को लेकर के लड़ाई झगड़ा होता था तो उसका जो असर था वो भारत में भी देखने को मिलता था। अगर वहाँ पे युद्ध होता था तो भारत में स्थित अंग्रेज़ और फ्रांसीसी कंपनी जो थी वो भी आपस में संघर्ष शुरू कर देती थी। अप्रैल 1758 ईस्वी में जनरल लाली ने फ्रांसीसी सेना की कमान संभाली, यानी कि पूरा कंट्रोल जो था वो फ्रांसीसी सेना का किसके हाथों में आ गया? जनरल लाली के। उसने आते ही अंग्रेज़ों के कैंप डेविड दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया और उधर क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव इस विजय से बंगाल में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने जब बस्ती पर अपना अधिकार कर लिया तो उसके बाद जो बंगाल में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व था वो पूरी तरीके से इस वजह से समाप्त हो गया। अब वहाँ पे फ्रांसीसियों का उतना प्रभुत्व नहीं रहा और डुप्ले के भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना के स्वप्न को भंग कर दिया। और डुप्ले का जो सपना था कि वो भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना करे, उसका वो सपना भी पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। उसके बाद सन 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि ने तीसरे कर्नाटक युद्ध को समाप्त कर दिया और इस संधि के परिणाम स्वरूप पुडुचेरी जो थी, ठीक है, पुडुचेरी जो थी वो फ्रांसीसियों को वापस दे दी गई। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध जो कि है प्लासी का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में लड़ी गई थी। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध जो था वो अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था जिसने दूरगामी परिणाम हो सकते थे। इस युद्ध में जो नवाब थे वो पूरी तरीके से पराजित हुए। ये मैप जो आप देख रहे हैं इसमें 18वीं शताब्दी के मध्य में जो भी युद्ध हुए, जिस पे कब्जा था, जिस क्षेत्र पे कब्जा था, वो दर्शाया गया है। ये मैप जो है वो आपको मैप में शो करना है। ठीक है, आप मैप खरीदेंगे, मैप खरीद करके उसमें ये पूरा जो कलरफुल बाउंड्री आपको दिख रही है, ये बाउंड्री आपको उस मैप में शो करनी है। ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, येलो कलर से जो बाउंड्री दिख रही है वो ब्रिटिश क्षेत्र की है, लाइट ग्रीन कलर से जो दिख रही है वो निज़ाम क्षेत्र की है और रेडिश कलर से जो दिख रही है वो मैसूर क्षेत्र की है और उसके अलावा डार्क येलो कलर जो है वो मराठा क्षेत्र है। नवाब की सेना की सेनापति मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। ठीक है, जब नवाब सिराजुद्दौला की हत्या हो गई प्लासी के पहले युद्ध में, तो उसके बाद जो सेनापति मीर जाफ़र था उसको
अंग्रेज़ों ने नवाब बनाया और वो अंग्रेज़ों की कठपुतली बन करके रह गया। जैसा अंग्रेज़ कहते थे बिल्कुल वैसा ही करता था। उसके द्वारा बनाए गए नियम जो थे वो लागू नहीं होते थे, बल्कि अंग्रेज़ जो नियम बनाते थे, अंग्रेज़ जैसा कहते थे, मीर जाफ़र बिल्कुल वैसा ही करता था। अगर कहा जाए तो मीर जाफ़र खाली नाम का नवाब था बंगाल का। असली शासक जो थे वो कौन थे? अंग्रेज़ थे। सारा कंट्रोल जो था, सारे नियंत्रण जो था वो किसके हाथों में था? बंगाल के अंग्रेज़ों के हाथों में। अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया और 24 परगना क्षेत्र भी प्राप्त हुआ। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मुक्त व्यापार, यानी कि उनको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था, किसी भी प्रकार का लगान चुकाना नहीं पड़ता था। वो पूरी फ्रीली व्यापार करते थे और साथ ही साथ 24 परगना क्षेत्र जो था वो भी उनको मिल गया था। बंगाल के संसाधनों पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाने से अंग्रेज़ों को अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों, जो कि फ्रांसीसी और डच थे, को हराने में ज़्यादा सफलता मिली, क्योंकि अब सारा कंट्रोल जो था वो उनके हाथ में था। तो वो उस हिसाब से उसका इस्तेमाल करते थे। उनके पास किसी भी तरीके के संसाधन की, चाहे सेना, कुछ भी हो, उसकी कमी नहीं रहती थी। इसीलिए उन्होंने फ्रांसीसी और डचों को आराम से हरा दिया और उन पर सफलता हासिल कर ली। इस प्रकार प्लासी के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली और बाद में संपूर्ण भारत में ब्रिटेन के प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त किया। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्लासी का युद्ध है, उस युद्ध के बाद जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ जो थे, उनके कदम जो थे वो भारत में दृढ़ होते चले गए। उसके बाद से ही बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने भी भारत पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद दूसरा आता है बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में लड़ा गया। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया था, लेकिन वह अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली बन करके रह गया था। प्रशासन का संपूर्ण दायित्व उसके कंधों पर तो था, किंतु उसे कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं थी। वो सिर्फ कहने के लिए शासक था, लेकिन उसके हाथों में किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं थी। वो किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकता था। किसी भी दूसरे क्षेत्र के साथ या दूसरे राज्य के साथ वो संधि नहीं कर सकता था, जब तक उसे अंग्रेज़ों की परमिशन ना मिले। अंग्रेज़ों ने उस पर प्रशासन में उपेक्षा का आरोप लगाकर 1760 में उसे अपदस्थ कर दिया, यानी कि उसे पद से, बंगाल का जो शासक का पद था, उससे हटा दिया। मीर जाफ़र के स्थान पर उन्होंने दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। ठीक है, मीर कासिम कौन था? मीर जाफ़र का दामाद था। मीर जाफ़र के स्थान पर अंग्रेज़ों ने क्या किया? उसका जो दामाद था मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बना दिया और वह बहुत ही योग्य और कुशल और बहादुर शासक था। उसने ये निर्णय लिया कि वो किसी भी तरह से विदेशी नियंत्रण से मुक्त रहेगा। उसने अंग्रेज़ों को अवैध लाभ कमाने से वंचित कर दिया, जिससे कंपनी के जो शासक थे वो नाराज़ हो गए। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम के साथ मिलकर एक संधि की। ठीक है, मीर कासिम जो था उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम के साथ मिलकर एक संधि की। तीनों की संयुक्त सेनाओं ने 1764 ईस्वी में बक्सर में अंग्रेज़ों से मुठभेड़ की, यानी कि 1764 ईस्वी में बक्सर जो स्थान है वहाँ पर तीनों की जो सेनाएं थी उन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ा। उसके बावजूद जो संयुक्त सेनाएं थीं वो अंग्रेज़ों से हार गईं। मीर कासिम दिल्ली भाग गया। नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम ने समर्पण कर दिया। इस युद्ध ने अंग्रेज़ों को सूबे के उत्तर पश्चिमी सीमांत तक नियंत्रण स्थापित करने का अवसर प्रदान किया। इस प्रकार जो कंट्रोल था वो पूरी तरीके से किसके हाथों में आ गया? ब्रिटिशर्स के हाथों में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉर्ड क्लाइव एवं बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था। इस वीडियो में केवल इतना ही, जितना आपको पढ़ाया है वो ध्यान से पढ़िएगा। अगर किसी भी तरह की क्वेरी होती है या डाउट होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।